जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, इस क्लास में हम अभ्यास प्रश्न कर रहे हैं ज्योग्राफी के। ज्योग्राफी के अभ्यास प्रश्न में हम कर रहे हैं भारतीय नदी तंत्र। भारतीय नदी तंत्र में मैं इसका एक भाग करा चुका हूं, जिसमें हमने 21 प्रश्न हल कर लिए। दोस्तों, ये आज का 22वां प्रश्न है। तो चलिए देखते हैं 22वां प्रश्न। तो प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है? इनमें से कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है? तो वो बहती है पेरियार। पेरियार ये पश्चिम की ओर बहती है और ये केरल की नदी है, पश्चिम में बहती है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। इस प्रश्न की व्याख्या है, उपरोक्त में से पेरियार नदी पश्चिम की ओर बहती है, जबकि गोदावरी, कावेरी, तुंगभद्रा कृष्णा नदी की सहायक नदी है। किसकी नदी है? कृष्णा नदी की सहायक नदी है, पूर्व की ओर बहती है। तुंगभद्रा जो कृष्णा नदी की सहायक नदी है, तो ये पूर्व की ओर बहती है। पेरियार नदी की बात करें तो पेरियार नदी का उद्गम ये अन्नामलाई से होता है। पेरियार नदी का उद्गम कहाँ से होता है? अन्नामलाई से। इसका मुहाना वेम्बनाड झील में होता है। वेम्बनाड झील जो अरब सागर के समीप है। केरल की सबसे लंबी नदी है पेरियार नदी, और पेरियार नदी पर ही इडुक्की बांध और पेरियार परियोजना इसी नदी पर है। इडुक्की बांध या पेरियार परियोजना किस नदी पर है? पेरियार नदी पर है। अगला प्रश्न है अगला, निम्नलिखित नदियों में पर विचार कीजिए। निम्नलिखित नदियों पर विचार कीजिए। संकोच, अमोचू, सुवर्णरेखा, जिया भरोली और देखा है उपरोक्त में से कौन सी नदी ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदियां हैं? यानी कि ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है। तो ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है, तो पहले हम देख लेते हैं स्वर्णरेखा। तो स्वर्णरेखा ये कहाँ निकलती है? ये निकलती है, स्वर्णरेखा निकलती है छोटा नागपुर के पठार से। तो छोटा नागपुर के पठार से निकलती है, तो ये तो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी हो नहीं सकती। संकोच की बात करें तो ये तो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। और अमोचू क्या है? ये भी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। अमोचू को एक नाम तोरसा से भी जानते हैं। तोरसा ये अमोचू का एक नाम तोरसा भी है। तो तोरसा, संकोच ये दोनों किसकी सहायक नदी है? ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। और जिया भरोली ये भी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। जिया भरोली ये भी क्या है? ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। तो इसके ऑप्शन कौन कौन से सही हो जाएंगे? तो 4 2 1 1 2 4 1 2 4 1 1 2 4, ये ऑप्शन डी में दे रखा है, तो ऑप्शन डी राइट होगा। अगला इस प्रश्न की व्याख्या देख लेते हैं। तो व्याख्या में ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में देख लेते हैं। तो ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम या ये कहाँ से निकलती है? मानसरोवर झील के तिब्बत के निकट कैलाश श्रेणी के चेमा युंगडुंग हिमनद से निकलती है। कहाँ से निकलती है? चेमा युंगडुंग हिमनद से निकलती है। इसका मुहाना कहाँ होता है? बंगाल की खाड़ी में, गंगा के मिलने के बाद मेघना के नाम से। किसके नाम से? मेघना के नाम से होता है। अगला इसमें इसकी सहायक नदी देख लेते हैं। तो इसकी सहायक नदी गौर से सुनना, दिवांग, लोहित, धनसिरी, कलंग, सुवनसिरी, कामेग, मानस, संकोच या तोरसा को अमोचू कहते हैं, और जिया भरोली ये क्या है? इसकी सहायक नदी है। एक बार और देखते हैं। तो दिवांग, लोहित, धनसिरी, कलंग, सुवनसिरी, कामेग, मानस, संकोच, तोरसा को क्या कहते हैं? अमोचू, और जिया भरोली ये इसकी सहायक नदी है। अगली नदी है हमारी स्वर्णरेखा या सुवर्णरेखा नदी। तो इसका उद्गम कहाँ से होता है? छोटा नागपुर के पठार से होता है, और ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इसकी सहायक नदियाँ हैं, स्वर्णरेखा की सहायक नदियाँ भी याद रखनी ना, ये खरकई नदी, राऊ नदी। और एक बात याद रखना, स्वर्णरेखा नदी पर हुंड्रू जलप्रपात ये स्वर्णरेखा नदी पर है, ये भी याद रखना। हुंड्रू जलप्रपात ये कहाँ स्थित है? स्वर्णरेखा नदी पर स्थित है, ये भी पॉइंट याद रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यानी कि 2 कथन दे रखे हैं और इनमें विचार करना है, और हमसे पूछा हुआ है उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है, यानी कि सही कथन पूछा हुआ है। पहला कथन है, पेन्नार नदी कर्नाटक से आरंभ होती है और आंध्र प्रदेश से होकर बहती है। तो ये एकदम सही बात है। ये पेन्नार नदी कर्नाटक से उद्गम होता है। इसका उद्गम कर्नाटक में नंदी पहाड़ी से होता है, तो इसलिए कर्नाटक में आरंभ होती है और आंध्र प्रदेश से होकर बहती है। ये कथन एकदम सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बंसधारा नदी आंध्र प्रदेश से आरंभ होती है और ओडिशा से होकर बहती है। तो ये कथन क्या होगा? हमारा गलत होगा। क्यों गलत होगा? बंसधारा नदी आंध्र प्रदेश से प्रारंभ नहीं होती, ये ओडिशा में निकलती है। कहाँ से निकलती है? ओडिशा में। तो ओडिशा से प्रारंभ होगी। कहाँ से? ओडिशा से प्रारंभ होगी और आंध्र प्रदेश से होकर बहती हुई तब ये जाकर बंगाल की खाड़ी में गिरेगी। तो इसलिए ये कथन हमारा गलत हो जाएगा।
प्रश्न क्या दे रखा था कि उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है। सही कथन हमसे पूछा हुआ है, तो सिर्फ एक कथन हमारा क्या है, सही है, केवल एक सही है, तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, केवल एक सही है। इस प्रश्न की व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या में पेन्यार नदी और बंसधारा नदी के बारे में देखेंगे। व्याख्या में पहले बात कर लेते हैं पेन्नार नदी की। पेन्नार नदी को देख लेते हैं। तो पेन्नार नदी का उद्गम नंदी पहाड़ी कर्नाटक से होता है। कहाँ से होता है? नंदी पहाड़ी कर्नाटक। कर्नाटक एवं आंध्र प्रदेश में इसका अपवाह क्षेत्र है। मोहाना बंगाल की खाड़ी आंध्र प्रदेश में है। बंसधारा नदी की बात करें तो ये थुआमुल रामपुर और कालाहंडी ओडिशा से निकलती है। कहाँ से? थुआमुल रामपुर कालाहांडी ओडिशा से निकलती है और इसका मुहाना बंगाल की खाड़ी यानी कि आंध्र प्रदेश में है। अफवाह क्षेत्र ओडिशा और आंध्र प्रदेश में आता है, तो इसलिए क्या है, दूसरा कथन इसलिए हमारा गलत था क्योंकि ये ओडिशा में निकलती है थुआमुल रामपुर कालाहांडी से। अगला प्रश्न है हमारा, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। यानी कि एक तरफ नगर है और एक तरफ क्या है, नदी है। तो मैं सबसे पहले देखता हूँ क्या है, लखनऊ। तो लखनऊ मैंने आपको पिछली भी क्लास में बताया था, ये गोमती नदी के किनारे स्थित है। कहाँ स्थित है? गोमती नदी के किनारे। अगला है जबलपुर। जबलपुर कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में स्थित है क्या है? जबलपुर। जबलपुर मध्य प्रदेश में स्थित है, तो ये नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। सूरत, ये आप सभी को पता ही है, तो ताप्ती नदी के किनारे स्थित है। पटना, पटना गंगा नदी के किनारे स्थित है। पटना कहाँ स्थित है? गंगा नदी के किनारे स्थित है। तो इसमें हमारा कूट कौन सा सही हो जाएगा? ए पर 4 बी पर 3। ए पर 4 बी पर 3, तो ऑप्शन बी में दे रखा है, तो इसलिए ऑप्शन बी हमारा राइट हो जाएगा। इसकी व्याख्या में हम नदियां और नगर देखेंगे। नदियों के किनारे बसे प्रमुख नहर देखेंगे। तो पहली नदी थी हमारी क्या है? गोमती। तो गोमती के किनारे कौन सा है? लखनऊ, जौनपुर, सुल्तानपुर। लखनऊ, जौनपुर, सुल्तानपुर ये गोमती नदी के किनारे स्थित है। और गोमती गोमती ये किसकी सहायक नदी है? गंगा की सहायक नदी है। गोमती गंगा नदी की सहायक नदी है। अगला है जबलपुर, ओंकारेश्वर, भरूच। जबलपुर, ओंकारेश्वर, भरूच ये नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। जबलपुर, ओंकारेश्वर, भरूच ये नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। अगली नदी है ताप्ती या तापी। तापी के ये बैतूल और सूरत। बैतूल और सूरत ताप्ती नदी के किनारे स्थित है। अगली नदी हमारी गंगा। गंगा के किनारे आप सभी को पता है, जैसे पटना, बक्सर, कानपुर, वाराणसी, फतेहपुर, कन्नौज ये आदि किसके किनारे? गंगा के किनारे। गंगा के किनारे और भी शहर हैं। अगला प्रश्न है हमारा हिमनद और नदी। हिमनद और नदी है और पूछा है उपयुक्त में से कौन सा सुमेलित है। क्या पूछा? उपयुक्त में से कौन सा सुमेलित है। तो बंदरपूछ ग्लेशियर से तो ये यमुना नदी निकलती है, तो ये पहला क्या है? बिल्कुल हमारा सही है। पहला क्या है? सही है। बारासिगर ग्लेशियर से चेनाब नदी निकलती है। बारासिगर ग्लेशियर से चेनाब नदी निकलती है। मंदाकिनी नदी कहाँ से निकलती है? तो ये मंदाकिनी नदी चौराबाड़ी हिमनद से निकलती है। कहाँ से निकलती है? चौराबाड़ी हिमनद। चौराबाड़ी हिमनद से कौन सी? मंदाकिनी नदी निकलती है। और सियाचिन ग्लेशियर से नुब्रा नदी निकलती है। नुब्रा नदी सियाचिन ग्लेशियर से निकलती है। और अगला है जैमू ग्लेशियर से शायद तीस्ता नदी का यहाँ से उद्गम होता है, जैमू का। तो इसमें से कौन सा सही है? सियाचिन सही है और बारासिगी सही है और बंदरपूछ सही है, यानी कि 3 सही सुमेलित हैं। कौन से 3 सही सुमेलित हैं? तो इसमें से कौन सा ऑप्शन राइट होगा? 1 2 4। 1 2 4 ऑप्शन ए में दे रखे हैं, तो ऑप्शन राइट होगा, ए राइट होगा। दोस्तों इस प्रश्न की हम व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या में दे रखा है मंदाकिनी नदी का उद्गम उत्तराखंड में केदारनाथ के निकट, इसका स्रोत केदारनाथ के निकट चेरावाड़ी हिमनद में है और जैमू हिमनद से तीस्ता नदी का स्रोत है, ना कि मानस नदी का। अतः युग्म 3 और 5 सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी एक कृत्रिम झील है, यानी कि कृत्रिम झील पूछी है। तो आप सभी को पता होगा कोडाइकल नाल, ये तमिलनाडु में और ये एक प्रकार की कृत्रिम झील है। और बाकी 3 झील आपने खूब पढ़ा होगा। कोल्लेरू ये आंध्र प्रदेश में स्थित है, नैनीताल उत्तराखंड, रेणुका हिमाचल प्रदेश, ये क्या है? ये सब प्राकृतिक झील है। ये सब कैसी है? प्राकृतिक झील है। तो कृत्रिम झील कोडाइकल नाल तमिलनाडु में स्थित है। इस प्रश्न की व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या है कोडाइकल नाल झील, जिसे कोडाई झील के नाम से भी जाना जाता है, तमिलनाडु के डिंडीगुल जिले के कोडाइकल नाल शहर में एक मानव निर्मित झील है। इसे
ब्रिटिश तथा अमेरिका के प्रारंभिक मिशनरियों द्वारा विकसित किया गया था। ये कोडाइकल नाल का लोकप्रिय भौगोलिक स्थल है जहां पर्यटन का प्रमुख आकर्षण स्थल भी है, अतः विकल्प ये सही है। अगला प्रश्न है तीस्ता नदी के संदर्भ में। तीस्ता नदी के संदर्भ में प्रश्न है, तीस्ता नदी का उद्गम वहीं है जो ब्रह्मपुत्र का है, लेकिन यह सिक्किम से होकर बहती है। कहाँ से? सिक्किम से होकर बहती है। तो तीस्ता नदी का उद्गम वहीं है जब ब्रह्मपुत्र का है। ब्रह्मपुत्र, तो ब्रह्मपुत्र का उद्गम तो कहाँ से होता है? मानसरोवर के पास चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से। और तीस्ता नदी का उद्गम ये अभी आपको बताया जैमू ग्लेशियर से, तो इसलिए ये कथन क्या है, बिल्कुल गलत हो जाएगा। अगला है रंगीत नदी की उत्पत्ति सिक्किम में होती है और यह तीस्ता नदी की सहायक नदी है। तो ये प्रश्न क्या है, बिल्कुल सही है, क्योंकि रंगीत नदी की उत्पत्ति तो सिक्किम ही है और ये तीस्ता नदी की सहायक नदी है, इसलिए ये कथन बिल्कुल सही है। अगला कथन है तीस्ता नदी भारत एवं बांग्लादेश की सीमा पर बंगाल की खाड़ी में जा मिलती है। तीस्ता नदी भारत एवं बांग्लादेश की सीमा में बंगाल की खाड़ी में जा मिलती है, तो ये कथन भी क्या होगा, गलत होगा। क्यों गलत होगा? तीस्ता नदी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है, ये ब्रह्मपुत्र में जाकर मिलती है बांग्लादेश में, तो इसलिए कथन भी गलत हो जाएगा। प्रश्न क्या था हमारा कि उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? सही कथन कौन सा है? केवल 2 सही है, केवल 2 सही है, तो ऑप्शन बी राइट हुआ, केवल 2। दोस्तों इस प्रश्न की व्याख्या को देखते हैं। व्याख्या में क्या दे रखा है? तो तीस्ता नदी का उद्गम पाहुनरी हिमनद से हुआ है, जबकि ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम तिब्बत के दक्षिण में स्थित मानसरोवर झील से हुआ है। तीस्ता नदी सिक्किम और पश्चिम बंगाल में बहती हुई बांग्लादेश में प्रवेश करती है और ब्रह्मपुत्र नदी में मिल जाती है तथा यह संयुक्त रूप से बंगाल की खाड़ी में गिरता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी या नदियां हैं? तो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी कौन सी है? दिबांग, कामेंग, लोहित। दिबांग, कामेंग, लोहित, सुबनसिरी, धनसिरी, ये सब क्या है? ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी हैं। भरेली, मानस, दिबांग, लोहित, धनसिरी, कामेंग, रैदास, पागलादिया, कोपली, ये आदि क्या है? ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी। तो ये तीनों ब्रह्मपुत्र सहायक नदियां हैं। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो डी ऑप्शन राइट होगा। कौन सा? डी ऑप्शन हमारा राइट होगा। दोस्तों इस प्रश्न की व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या है इसमें, व्याख्या में ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में दिया रखा है। तो ब्रह्मपुत्र नदी चेमा युंगडुंग हिमानी से निकलती है और यह हिमानी मानसरोवर झील के दक्षिण पूर्व में लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। तिब्बत में इसे सांगपो कहते हैं तथा अरुणाचल प्रदेश में इसे दिहांग के नाम से प्रवेश करती है तथा सदिया के निकट असम घाटी में प्रवेश करती है, जहाँ इसे ब्रह्मपुत्र नदी कहते हैं। यह एक पूर्ववर्ती नदी है। इसकी कुल लंबाई कितनी है? 2900 किलोमीटर है। विश्व का सबसे बड़ा ज्ञात नदी द्वीप माजुली द्वीप ये असम में स्थित है और ये ब्रह्मपुत्र नदी पर है। ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदियों की बात करें तो इसकी सुबनसिरी, भरेली, मानस, दिबांग, लोहित, धनसिरी, कामेंग, रैदास, पागलादिया, कोपली, अतः ये विकल्प डी सही है, क्योंकि ये सब इसकी सहायक नदी है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित नदियों पर विचार कीजिए और उपरोक्त में से कौन सी नदी गोदावरी की सहायक नदियां हैं? और हमसे गोदावरी की सहायक नदियां पूछा हुआ है। तो गोदावरी की सहायक नदी कौन सी है? एक तो इंद्रावती और प्राणहिता। इंद्रावती, प्राणहिता, वैनगंगा और पैनगंगा, ये सब गोदावरी की सहायक नदियां हैं। तो 2 और 3 ऑप्शन में है, तो डी ऑप्शन राइट होगा, 2 और 3। इस प्रश्न का व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या है, गोदावरी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है। गोदावरी की प्रमुख सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं? पैनगंगा, इंद्रावती, प्राणहिता और मंजीरा। 4 नदियाँ यहाँ दे रखी हैं, पैनगंगा, इंद्रावती, प्राणहिता, मंजीरा और एक नदी और है वैनगंगा। इसे दक्षिण भारत की गंगा या वृद्ध गंगा भी कहा जाता है। गोदावरी की अन्य सहायक नदियाँ पूर्णा, वैनगंगा तथा वर्धा। पूर्णा, वैनगंगा तथा वर्धा, ये भी इसकी सहायक नदियाँ हैं। बंसधारा नदी ओडिशा के कालाहंडी जिले से निकलती है, जो गोदावरी एवं ऋषिकुलैया नदी के बीच से बहते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। इस प्रकार स्पष्ट है कि बंसधारा नदी गोदावरी की सहायक नदी नहीं है। पेन्नार नदी दक्षिण भारत में नंदी दुर्ग श्रेणी की चेन्ना, केशवा,
पहाड़ी यहाँ की जिला चिकवालपुर से निकलती है। इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ कौन सी है? चित्रावती, पापहनी और चेयरू। चेयरू ये इसकी सहायक नदियाँ हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित नदियों पर विचार कीजिए। बराक, सुबनसिरी, लोहित और उपरोक्त में से कौन सी नदी अरुणाचल प्रदेश से होकर बहती है? कौन सी नदी अरुणाचल प्रदेश से होकर बहती है? बराक नदी की बात करें तो ये त्रिपुरा की नदी है। त्रिपुरा की नदी है तो इसलिए अरुणाचल प्रदेश में बहकर बहेगी नहीं। लोहित और सुबनसिरी ये ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है, तो ये अरुणाचल प्रदेश से होकर बहती हैं। तो लोहित और सुबनसिरी ये अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ हैं, तो इसलिए 2 और 3 ऑप्शन होगा, तो केवल 2 और 3 बी ऑप्शन राइट होगा। इस प्रश्न की व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या है, लोहित नदी अरुणाचल प्रदेश में बहने वाली ब्रह्मपुत्र की प्रमुख सहायक नदी है। यह पूर्वी तिब्बत से निकलकर अरुणाचल प्रदेश में 200 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए असम के मैदान में प्रवेश करती है। अगला पॉइंट है, सुबनसिरी ऊपरी ब्रह्मपुत्र नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। यह नदी तिब्बत के पठार से निकलकर अरुणाचल प्रदेश एवं असम से बहते हुए उत्तरी लखीमपुर जिले में ब्रह्मपुत्र से मिल जाती है। दोस्तों इसकी व्याख्या आगे देख लेते हैं। आगे व्याख्या में दे रखा है, बराक नदी मणिपुर हिल के माउंट जापवो से निकलती है। यह भारत के असम, मणिपुर तथा मिजोरम में राज्यों में बहते हुए बांग्लादेश में प्रवाहित होती है। बराक नदी की प्रमुख सहायक नदियाँ जीरी, धलेश्वरी, सिंगला, लोंगोई, सोनाई, बांग्लादेश में इसे सुरमा तथा मेघना के नाम से जाना जाता है। बराक नदी को राष्ट्रीय राजमार्ग 6 घोषित किया गया। इस नदी पर तिहाई मुख बांध अवस्थित है। ये पॉइंट याद रखना, तिहाई मुख बांध बराक नदी पर स्थित है, अर्थात विकल्प हमारा बी सही है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। नर्मदा नदी पश्चिम की ओर बहती है। प्रश्न है, नर्मदा नदी पश्चिम की ओर बहती है, तो ये तो बिल्कुल सही है, जबकि अधिकांश अन्य प्रायद्वीपीय बड़ी नदियां पूर्व की ओर बहती हैं। ऐसा क्यों है? इस बारे में पूछा हुआ है। तो पहला कथन है, यह एक रेखीय भ्रंशन रिफ्ट घाटी में बहती है, तो ये तो कथन बिल्कुल सही है, क्योंकि यह एक रेखीय भ्रंशन रिफ्ट घाटी में बहती है। अगला कथन, यह विंध्यन और सतपुड़ा के बीच बहती है, तो दोस्तों ये कथन तो बिल्कुल सही है, क्योंकि नर्मदा नदी विंध्यन और सतपुड़ा के बीच ही बहती है, लेकिन इसकी वजह से ये पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है, ये बिल्कुल नहीं है, तो इसलिए कथन गलत होगा। वैसे सही है कि विंध्यन और सतपुड़ा के बीच ही स्थित है नर्मदा नदी, लेकिन इसकी वजह से ये पश्चिम को प्रवाह नहीं होती, तो इसलिए ये हमारा आंसर नहीं होगा। भूमि का ढलान मध्य भारत से पश्चिम की ओर है, तो ये भी कथन बिल्कुल क्या होगा? गलत होगा, क्योंकि भूमि का ढलान मध्य भारत से पश्चिम की ओर है, इसकी वजह से नहीं बहती। तो इसमें से कौन सा आंसर होगा? तो केवल एक ऑप्शन आंसर होगा, केवल एक। दोस्तों इस प्रश्न की व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या में है, प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र हिमालयी अपवाह तंत्र से पुराना है। यह तथ्य प्रायद्वीपीय नदियों को प्रौढ़ अवस्था और नदी घाटियों के चौड़ा व उथला होने से प्रमाणित होता है। प्रायद्वीपीय नदियाँ सुनिश्चित मार्ग पर चलती हैं, विसर्प नहीं बनाती और यह बारहमासी नहीं है। यद्यपि भ्रंश घाटियों में बहने वाली नर्मदा नदी और तापी इसका अपवाद है। प्रायद्वीपीय भारत के ढाल उत्तर पश्चिम दिशा से दक्षिण पूर्व की ओर हैं। यद्यपि नर्मदा विंध्यन एवं सतपुड़ा के बीच बहती है, लेकिन यह इसके पश्चिम की ओर प्रवाहित होने का कारण नहीं है, इसलिए क्या है? दूसरा कथन हमारा गलत होगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, तिब्बत में उत्पत्ति पाने वाली ब्रह्मपुत्र, इरावदी और मेकोंग नदियों के अपने ऊपरी पाटों में संकीर्ण एवं समानांतर पर्वत श्रेणियों से होकर प्रवाहित होती हैं। इन नदियों में ब्रह्मपुत्र भारत में प्रविष्ट होने से ठीक पहले अपने प्रवाह में एक यू टर्न लेती हैं। यह यू टर्न क्यों बनता है? तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। यह यू टर्न भूवैज्ञानिकीय तरुण हिमालय के अक्ष संघीय नमन के कारण बनता है। दोस्तों इस प्रश्न की व्याख्या देखते हैं। ये समझ में नहीं आया होगा आपके, तो व्याख्या से देखते हैं। व्याख्या में दे रखा है,
ब्रह्मपुत्र, इरावदी एवं मेकोंग तिब्बत से निकलने वाली 3 प्रमुख नदियां हैं। इनमें इरावदी म्यांमार में और मेकोंग दक्षिण पूर्व एशिया के थाईलैंड, कंबोडिया, लाओस, म्यांमार, वियतनाम तथा चीन से होकर बहती हैं। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम कैलाश पर्वत के समीप से होता है तथा प्रारंभ में यह पूर्व की ओर हिमालय पर्वत के उत्तरी भाग के समानांतर बहते हुए नामचा बर्मा अरुणाचल प्रदेश के समीप अचानक यूटर्न लेते हुए दक्षिण की दिशा में भारत में प्रवेश करती है और असम में पश्चिम की ओर बहते हुए अंततः बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है। हिमालय के पूर्वी भाग में अरुणाचल प्रदेश के नामचा बर्मा पर्वत के समीप दक्षिण की ओर अक्षीय संघीय अवनमन हिमालय की इसी आकारिकी का अनुसरण कर ब्रह्मपुत्र नदी भी नामचा बर्मा के समीप भारत में प्रवेश कर जाती है। अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों कि कश्मीर हिमालय की झीलों के संदर्भ में कौन कौन से युग्म सुमेलित हैं। तो कौन से युग्म सुमेलित हैं तो देख लेते हैं। डल झील, यह मीठे पानी की झील है, तो एकदम सही है कि डल झील कश्मीर में स्थित मीठे पानी की झील है। अगली है बुलर झील, बुलर झील खारे पानी की झील है, तो दोस्तों ये कथन क्या होगा, गलत होगा। क्यों गलत होगा? बुलर झील खारे पानी की नहीं, मीठे पानी की झील है। किसकी? मीठे पानी की झील है। अगला है पेंगोंग सो झील, ये खारे पानी की झील है, तो ये कथन सही है क्योंकि ये खारे पानी की झील है। पेंगोंग ये लद्दाख में स्थित है। अगली है सोमुरेरी झील, ये मीठे पानी की झील है, तो ये भी कथन गलत होगा। क्यों गलत होगा? ये खारे पानी की झील है। सोमेरु झील ये खारे पानी की झील है। तो हमारा कौन कौन से कथन सही है? 1 और 2 कथन सही है। 1 और 2 सही है, 1 और 3 कथन सही है। 1 और 3 सही है तो केवल ऑप्शन 1 और 3 सही है, तो केवल ऑप्शन ए ठीक होगा। अगला इस प्रश्न की व्याख्या देख लेते हैं आगे। तो कश्मीर हिमालय में कुछ महत्वपूर्ण झील अवस्थित है, जैसे कि मीठे पानी की झील डल झील, बुलर झील, खारे पानी की झील पेंगोंग सो झील और सोमुरेरी झील। दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हिमाचल और उत्तराखंड हिमालय में किन नदियों का अपवाद क्षेत्र है। यानी कि हिमाचल और उत्तराखंड हिमालय में इनमें से किन नदियों का अपवाद क्षेत्र है। तो रावी नदी का है, और किसका है? व्यास नदी का है, और यमुना नदी का है, और सतलुज नदी का है। झेलम नदी का नहीं है। झेलम नदी ये कहाँ बहती है? ये कश्मीर में बहती है। झेलम नदी कश्मीर में बहती है। तो रावी, यमुना, ब्यास, सतलज, रावी, यमुना, ब्यास, सतलज इनका प्रवाह है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? 1 2 4 5, 1 2 4 5 ऑप्शन बी में दे रखा है, तो ऑप्शन बी राइट होगा। इस प्रश्न की व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या में क्या दे रखा है? हिमाचल और उत्तराखंड हिमालय में प्रदेश के अंदर बहने वाली नदियां रावी, ब्यास, सतलज सिंधु की सहायक नदियां, ये सभी यमुना और घाघरा गंगा की सहायक नदियां हैं। झेलम नदी का अपवाद क्षेत्र का संबंध कश्मीर हिमालय से है, तो इसलिए क्या है? 3 इसमें ऑप्शन में नहीं है। अगला प्रश्न है कथन और कारण से कि उत्तरी पर्वतों से निकलने वाली नदियां निचले भागों में नदीय द्वीपों का निर्माण करती हैं। क्या करती हैं? उत्तरी पर्वतों से निकलने वाली नदियां निचले भागों में नदीय द्वीपों का निर्माण करती हैं, तो ये एकदम कथन सही है। जो उत्तरी भागों से निकलकर नदियां मैदान में आती हैं तो छोटे छोटे नदी द्वीप बनाती हैं, ये कथन बिल्कुल सही है। अगला कथन है उत्तरी पर्वत से निकलने वाली नदियों के निचले भाग में ढाल तीव्र होने के कारण नदियों का बहाव तेज होता है, तो यह कथन गलत होगा। क्यों गलत होगा? कि नदियों के निचले भाग में आने पर यानी कि मैदानी भाग में आने का ढाल तीव्र नहीं मंद हो जाता है। कैसा होता है? मंद, यानी कि कम हो जाता है, तो इसलिए ये कथन क्या होगा? गलत होगा, कारण गलत होगा। तो इसमें एक कारण इसका सही है, कथन ए सही है। तो आंसर कौन सा सही होगा? आंसर सी ऑप्शन सही होगा। केवल ए सही है और केवल ए सही है किंतु आर गलत है, तो ऑप्शन सी इसमें राइट होगा। इस प्रश्न की व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या में उत्तरी पर्वतों से आने वाली नदियां निक्षेप कार्य में लगी हैं।
नदी के निचले भाग में ढाल कम होने के कारण नदी की गति कम हो जाती है, जिसके परिणामस्वरूप नदी और द्वीपों का निर्माण होता है। ब्रह्मपुत्र नदी घाटी का मैदान नदी, द्वीपों और बालू रोधकाओं की उपस्थिति के लिए जाना जाता है। तो ये इसलिए इसमें क्या है, दूसरा कथन गलत होगा। दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है हमारा। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। और प्रश्न क्या है, उपयुक्त कथन में से सत्य कथन से पूछा हुआ है। दोस्तों ये याद रखना, सत्य कथन पूछा हुआ है। तो कथन पहला है, एक नदी तंत्र का जिस क्षेत्र में जल प्रवाहित होता है उसे अपवाह द्रोणी कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे अपवाह द्रोणी कहते हैं। तो ये कथन सही है। जो नदी जिस तंत्र से का क्षेत्र में प्रवाहित होती है उस जल प्रवाहित क्षेत्र को अपवाह द्रोणी ही कहते हैं। ये कथन हमारा सही है। अगला है, कोई भी ऊंचा क्षेत्र जब दो पहाड़ी अपवाह द्रोणियों को एक दूसरे से अलग करता है तब वह जल विभाजक कहलाता है। तो ये भी कथन सही है। जब कोई पहाड़ी दो या ऊंचा क्षेत्र दो नदियों को अलग करता है तो उसे जल विभाजक का काम कहते हैं। तो इसलिए दोनों कथन सही हैं। तो आंसर कौन सा सही होगा? ऑप्शन सी सही होगा। 1 और 2 दोनों सही हैं। इस प्रश्न की व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या में अपवाह शब्द एक क्षेत्र के नदी तंत्र की व्याख्या करता है। एक नदी तंत्र द्वारा जिस क्षेत्र में जल प्रवाहित होता है उसे अपवाह द्रोणी कहते हैं। क्या कहते हैं? अपवाह द्रोणी। और जब कोई ऊंचा क्षेत्र जैसे पर्वत या उच्च भूमि दो पड़ोसी अपवाह द्रोणियों को एक दूसरे से अलग करता है तो इस प्रकार की उच्च भूमि को जल विभाजक कहते हैं। क्या कहते हैं? जल विभाजक। अगला प्रश्न है, नदी और अपवाह प्रतिरूप के संदर्भ में दी गई सूची को मिलाइए। यानी कि नदी का अपवाह और ये इनके प्रतिरूप दे रखे हैं। तो चलिए इनको मिलान करते हैं। जब अपवाह पेड़ की शाखा के अनुरूप हो, यानी कि ये पेड़ की तरह हो। कैसे? पेड़ की तरह हो। जब ये पेड़ की तरह इसकी आकृति हो तो इसे क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं वृक्षा आकार। क्या कहेंगे हम? वृक्षा आकार प्रतिरूप कहेंगे। जब नदी पर्वत से निकलकर सभी दिशाओं में बह रही हो, जब नदी पर्वत से निकलकर सभी दिशाओं में बह रही हो तो इसे अरीय नदी कहते हैं, अरीय प्रतिरूप कहते हैं। अगला, जब मुख्य नदियाँ एक दूसरे के समानांतर एवं सहायक नदियाँ हैं, सहायक है, जैसे समानांतर बह रही हैं किसी नदी के और ऐसे आकर समानांतर मिलती हैं, एक दूसरे के समानांतर और समकोण पर मिलती हों। क्या है? जब मुख्य नदियाँ एक दूसरे के समानांतर एवं सहायक नदियाँ उनसे समकोण पर मिलती हों, मतलब ऐसे समानांतर बह रही हों फिर उसके बाद भी कुछ समकोण पर मिल जाए, समकोण पर मिल जाए सहायक नदियाँ, तो इसे क्या कहेंगे? तो इसे क्या कहते हैं? इसे जालीनुमा कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? जालीनुमा, जालीनुमा प्रतिरूप कहते हैं। अगला है, जब सभी दिशाओं से नदियाँ बहकर किसी एक झील या गर्त में विसर्जित होती हैं। क्या होती हैं? जैसे इधर से निकली, इधर से निकली, इधर से निकली, इधर से निकली, इधर से निकली और एक झील या गड्ढे में विसर्जित हो रही है तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं अभिकेंद्रीय प्रतिरूप। क्या कहते हैं? अभिकेंद्रीय प्रतिरूप कहते हैं। तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? हमने देखा ए पर हमारा 2 है, बी पर 3 है। ए पर 2, बी पर 3, ए पर 2, बी पर 3 और सी पर क्या है? 1 है, सी पर 1 है। तो ऑप्शन सी इसमें राइट होगा। ऑप्शन सी क्या होगा? राइट होगा। इस प्रश्न की व्याख्या देख लेते हैं। तो एक नदी एवं उसकी सहायक नदियां द्वारा अपवाहित क्षेत्र को अपवाह द्रोणी कहते हैं। क्या कहते हैं? अपवाह द्रोणी कहते हैं। नदी के द्वारा निम्नलिखित प्रकार के प्रतिरूप का निर्माण किया जाता है। किनके किया जाता है? तो जो अपवाह प्रतिरूप पेड़ की शाखाओं के अनुरूप हों उन्हें वृक्षाकार प्रतिरूप कहा जाता है। जैसे उत्तरी मैदान की नदियाँ। जब नदियाँ किसी पर्वत से निकलकर सभी दिशाओं में बह रही हों तो उसे अरीय या रेडियल प्रतिरूप कहा जाता है। जैसे कि अमरकंटक पहाड़ी से निकलने वाली नदियाँ इस अपवाह प्रतिरूप के अच्छे उदाहरण हैं। क्या है? अच्छे उदाहरण हैं। आगे व्याख्या देख लेते हैं। आगे क्या दे रखा है? जब मुख्य नदियाँ एक दूसरे के समानांतर बहती हों तथा सहायक नदियाँ उनसे समकोण पर मिलती हों तो उसे ऐसे प्रतिरूप को जालीनुमा प्रतिरूप कहते हैं। क्या कहते हैं? जालीनुमा। जब सभी दिशाओं से नदियाँ बहकर किसी झील या गर्त में विसर्जित होती हैं तो ऐसे अपवाह प्रतिरूप को अभिकेंद्रीय प्रतिरूप कहते हैं। विभिन्न प्रकार के अपवाह प्रतिरूप का संयोजन एक ही अपवाह द्रोणी में भी पाया जा सकता है।
अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। कथन एक है, बड़ी नदियों के जल ग्रहण क्षेत्र को जल समर कहते हैं। कथन है हमारा, बड़ी नदियों के जल ग्रहण क्षेत्र को जल समर कहते हैं। क्या कहते हैं? जल समर। अगर बड़ी नदी के जल ग्रहण क्षेत्र को जल समर नहीं, क्या कहते हैं? नदी द्रोणी कहते हैं। उसके लिए नदी द्रोणी का प्रयोग किया जाता है। अभी पीछे आपको बताया नदी द्रोणी का प्रयोग किया जाता है, तो इसलिए कथन ये क्या होगा? गलत होगा। अगला है, छोटी नदियां जब नालों द्वारा अपवाहित क्षेत्र को नदी द्रोणी कहते हैं। नदी द्रोणी नहीं कहते हैं, इसे क्या कहते हैं? इसे जल समर कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? जल सभर कहते हैं। जल सवर कहते हैं, इसे क्या कहते हैं? जल सवर। तो ये दूसरा भी कथन गलत होगा। तीसरा है, नदी द्रोणी या जल सवर एक भाग में परिवर्तन का प्रभाव अन्य भाग या संपूर्ण क्षेत्र में देखा जा सकता है। यानी कि किसी नदी द्रोणी और जल सवर में जब एक भाग में परिवर्तन होगा तो अन्य भागों में भी उसका संपूर्ण प्रभाव क्षेत्र में देखा जाएगा। प्रभाव संपूर्ण क्षेत्र में देखा जाएगा। तो ये कथन तो बिल्कुल क्या सही है। ये कथन क्या है? सही है। हमसे प्रश्न क्या पूछा है? उपयुक्त में से कौन से कथन असत्य हैं, यानी कि गलत कथन पूछे हुए हैं। गलत कौन से हैं? 1 और 2 गलत हैं। 1 और 2 गलत हैं, तो इसलिए ऑप्शन कौन सा राइट होगा? ऑप्शन ए राइट होगा। केवल 1 और 2 असत्य हैं। इसकी व्याख्या देखिए, जब नदियों के जल ग्रहण क्षेत्र को नदी द्रोणी जबकि द्वारा देख लेते हैं, जब बड़ी नदियों के जल ग्रहण क्षेत्र को नदी द्रोणी जबकि छोटी नदियों के व नालों द्वारा अपवाहित क्षेत्र को जल समर कहा जाता है। नदी द्रोणी का आकार बड़ा होता है जबकि जल समर का आकार छोटा होता है। नदी द्रोणी एवं जल समर एकता के परिचायक हैं। इनके एक भाग में परिवर्तन का प्रभाव अन्य भाग व संपूर्ण क्षेत्र में देखा जा सकता है। इसलिए कथन हमारा 3 सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी या कौन सा संरचना बंगाल की खाड़ी के अपवाह तंत्र को अरब की खाड़ी के अपवाह तंत्र से अलग करता या करती है? तो कौन कौन सी करता है? अरावली अलग करती है, क्योंकि अरावली ये उत्तर पश्चिम भारत में स्थित है, तो ये नदियाँ इधर को बहती हैं इससे, और बाकी नदियाँ इधर को निकलती हैं, तो ये अलग करता है। दिल्ली कटक, जो दिल्ली कटक से इधर को बहती हैं, और सह्याद्री जो पश्चिमी तट पर स्थित है। ये सह्याद्री पश्चिमी तट पर स्थित है, और इससे निकलने वाली नदियाँ इधर चली जाती हैं, इधर चली जाती, और ये छोटी छोटी नदियाँ अरब की खाड़ी में गिर जाती हैं, अरब सागर की खाड़ी में गिर जाती हैं। तो इसलिए ये भी सह्याद्री भी इसका काम करता है, अरावली भी करती है, और दिल्ली कटक भी करता है। तो यानी कि तीनों करते हैं, तो ऑप्शन डी होगा। 1 और 2 और तीनों। इस प्रश्न की व्याख्या देख लेते हैं। भारतीय अपवाह तंत्र को विभिन्न आधारों पर वर्गीकृत किया जा सकता है। समुद्र में जल विसर्जन के आधार पर इसे 2 समूह में बांटा जा सकता है। अरब सागर अपवाह तंत्र बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र है। ये अपवाह तंत्र दिल्ली कटक अरावली एवं सह्याद्री द्वारा अलग या विलग किए गए हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, हिमालय नदियों के संदर्भ में नीचे कथनों पर विचार कीजिए। यानी कि 3 कथन दे रखे हैं और इन पर हमें विचार करना है। यहाँ की नदियाँ 12मासी हैं। हिमालय की नदियाँ क्या हैं? 12मासी हैं। तो ये कथन बिल्कुल सही है। हिमालय की नदियाँ सदाबहारी हैं। दूसरा कथन है, ये नदियाँ मैदानी क्षेत्रों में सर्पाकार मार्ग में बहती हैं तथा अपना रास्ता बदलती रहती हैं। सर्पाकार आकार में बहती हैं, यानी कि मुड़ मुड़ कर ये बहती रहती हैं, और ये मार्ग बदलने में माहिर हैं, यानी कि ये मार्ग बदलती रहती हैं, रास्ता बदलती रहती हैं। तो ये भी कथन बिल्कुल सही होगा। तीसरा कथन है, हिमालय नदियों की घाटी चौड़ी एवं उथली है। हिमालय नदियों की घाटी चौड़ी एवं उथली है। तो ये कथन क्या है? बिल्कुल गलत होगा। क्यों? हिमालय नदियों की घाटियाँ चौड़ी और उथली नहीं है, यानी कि इनकी घाटी गहरी एवं पतली हैं। चौड़ी और उथली घाटी तो प्रायद्वीपीय नदियों की है। तो दोस्तों, इस प्रश्न में 1 और 2 कथन सही है। इसके कूट आगे दे रखे हैं, उन्हें देख लेते हैं और उसकी व्याख्या भी देख लेंगे। और ये इधर इसके कूट दे रखे हैं। कूट में क्या है कि कौन से कथन सत्य हैं। तो मैंने बताया आपको 1 और 2 सत्य हैं, तो केवल 1 और 2 सत्य हैं, तो ऑप्शन बी राइट होगा। केवल 1 और 2 सत्य हैं। इस प्रश्न की व्याख्या देख लेते हैं।
हिमालय क्षेत्र की नदियां बारहमासी हैं क्योंकि बर्फ पिघलने व वर्षण के द्वारा जल की प्राप्ति करती हैं ये। अगला पॉइंट है इसमें, हिमालय क्षेत्र में इन नदियों का रास्ता टेढ़ा मेढ़ा है, परंतु मैदानी क्षेत्र में इनमें सर्पलाकार मार्ग बहने की प्रवृत्ति पाई जाती है और ये अपना रास्ता बदलती रहती हैं। प्रायद्वीपीय नदियां चौड़ी एवं उथली घाटियों में बहती हैं, ना कि हिमालयी नदियां, अतः तीन कथन हमारा असत्य है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है, तो अगला प्रश्न है, हिमालय पर्वत श्रृंखला की किन दो श्रेणियों के बीच सिंधु नदी अपवाहित होती है? यानी कि सिंधु नदी किन के बीच अपवाहित होती है? तो ये होती है लद्दाख और जास्कर। लद्दाख और जास्कर के बीच अपवाहित होती है सिंधु नदी। सिंधु नदी की बात कर रहे हैं। सिंधु नदी लद्दाख और जास्कर के बीच प्रवाहित होती है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या में, सिंधु नदी का उद्गम तिब्बत क्षेत्र में कैलाश पर्वत श्रेणी में बोखरचू ग्लेशियर के निकट एक हिमनद से होता है। तिब्बत में इसे सिंगी खम्बान अथवा शेरमुख कहते हैं। लद्दाख व जास्कर श्रेणियों के बीच यह नदी उत्तर पश्चिमी दिशा में बहती हुई लद्दाख और बाल्टिस्तान से होकर गुजरती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सिंधु की कौन सी सहायक नदियां सुलेमान श्रेणियों से निकलती हैं? यानी कि जो सिंधु की सहायक नदी हैं वो सुलेमान श्रेणियों से निकलती हैं। तो कौन कौन सी निकलती हैं? तो गोमल, ये सुलेमान श्रेणी से निकलती है, और एक निकलती है तोची, ये भी सुलेमान श्रेणी से निकलती है, और एक निकलती है बेबोआ, ये सिंधु की सहायक नदी सुलेमान श्रेणी से निकलती है। तो दोस्तों ऑप्शन कौन सा राइट होगा हमारा? 1, 2, 5। तो ऑप्शन सी इसमें राइट होगा। दोस्तों इस प्रश्न की व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या है सिंधु नदी से संबंधित। सिंधु नदी की सहायक नदियां जो सुलेमान श्रेणियों से निकलती हैं वे हैं खुर्रम, तोची, गोमल, बेबोआ, संगर। खुर्रम, तोची, गोमल, बेबोआ, संगर ये सुलेमान श्रेणियों से निकलती हैं। ये नदियां सिंधु नदी की दाहिने तट पर मिलती हैं। काबुल भी सिंधु की एक महत्वपूर्ण सहायक नदी है जो सिंधु के दाहिने तट पर मिलती है। याद रखना, काबुल भी सिंधु नदी की सहायक नदी है। अगला पॉइंट है इसी में, सिंधु की बहुत सी सहायक नदियां हिमालय पर्वत से निकलती हैं, जैसे श्योक, गिलगित, जास्कर, हुंजा, नुब्रा, शिगार, गास्टिन, द्रास। श्योक, गिलगित, जास्कर, हुंजा, नुब्रा, शिगार, गोस्टिन और द्रास। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है सिंधु नदी तंत्र से संबंधित है। प्रश्न है, सिंधु नदी तंत्र के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कथन है, सिंधु की सहायक नदी ब्यास कुल्लू घाटी से गुजरती है। सिंधु नदी की सहायक नदी है वो ब्यास नदी, ये कुल्लू घाटी से गुजरती है। तो ये कथन क्या है? सही है बिल्कुल, क्योंकि ब्यास नदी कुल्लू घाटी से ही निकलती है। और अगला है, जम्मू कश्मीर में अवस्थित डल झील झेलम नदी पर अवस्थित है। डल झील कहाँ स्थित है? झेलम नदी पर। तो डल झील झेलम नदी पर अवस्थित है, तो ये कथन गलत होगा। क्यों? डल झील तो किस पर अवस्थित है? तो डल झील तो बुलर झील पर अवस्थित है। डल झील झेलम नदी पर तो बुलर झील अवस्थित है। झेलम नदी पर बुलर झील अवस्थित है। क्या स्थित है? बुलर झील अवस्थित है डल झील पर। तो इसलिए कथन क्या होगा? दो कथन गलत होगा। डल झील झेलम नदी पर अवस्थित नहीं है, बुलर झील अवस्थित है। कौन सी? बुलर झील अवस्थित है, इसलिए कथन 2 असत्य होगा। और कथन में हमसे सत्य कथन पूछा हुआ है, तो केवल एक सत्य है। दोस्तों इस प्रश्न की व्याख्या देखते हैं। व्याख्या में, सिंधु की सहायक नदी ब्यास रोहतांग दर्रे के निकट ब्यास कुंड से निकलती है। यह नदी कुल्लू घाटी से गुजरती है और धौलाधार श्रेणी में काती और लारगी में महाखड्डू का निर्माण करती है, जब पंजाब के मैदान में हरके के पास सतलुज नदी में जा मिलती है। अगला पॉइंट है, झेलम नदी पर बुलर झील अवस्थित है। याद रखना, झेलम नदी पर बुलर झील अवस्थित है तथा यह नदी श्रीनगर से बहते हुए
तंग व गहरे महाखड्ड से गुजरते हुए पाकिस्तान में झंग के निकट चेनाब में मिलती है। कौन सी? झेलम नदी। अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, यह नदी चंद्र और भागा दो सरताओं के मिलने से बनती है। चंद्र और भागा के मिलने से कौन सी नदी बनती है? तो आप सभी को पता होगा, चेनाब नदी बनती है। यह सरताएं हिमाचल प्रदेश में केलांग के निकट तांडी में आपस में मिलती हैं, इसलिए इसे चंद्रभागा के नाम से भी जाना जाता है। तो उपयुक्त विवरण किस नदी के संबंध में? तो मैंने आपको बताया, ये चेनाब नदी के संबंध में। कौन सी नदी है? चेनाब नदी के संबंध में। इस प्रश्न की व्याख्या देख लेते हैं। तो चेनाब नदी चंद्रा और भागा दो सरताओं के मिलने से बनती है। किसके? चंद्रा भागा, जिसे आगे चंद्रभागा के नाम से भी जाना जाता है। चेनाब नदी सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है। ये भी पॉइंट याद रखना, सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी चेनाब नदी है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, गंगा नदी तंत्र के संबंध में। 3 कथन दे रखे हैं और इन पर हमें इन्हें विचार करना है। और हमसे कथन में पूछा हुआ है, इस प्रश्न में असत्य कथन हमसे पूछा हुआ है। क्या पूछा हुआ है? असत्य कथन। तीनों कथनों पर विचार करना है और देखना है कौन सा कथन असत्य है। तो पहला कथन है, गंगा नदी मध्य या लघु हिमालय को काटकर तंग या महाखड्डों से होकर गुजरती है। तो ये कथन बिल्कुल सही है। गंगा नदी कहाँ से निकलती है? ये निकलती है उत्तराखंड से निकलती है। कौन सी नदी? गंगा नदी। गंगा नदी हरिद्वार के पास पर्वतीय भाग को छोड़कर मैदान भाग में प्रवेश करती है। तो ये भी कथन सही है कि हरिद्वार से ही ये मैदानी भाग में प्रवेश करती है। अगला है, परमद्वीप के समीप यह नदी बंगाल की खाड़ी में जा मिलती है। परमद्वीप के निकट ये बंगाल की खाड़ी में जा गिरती है। तो ये कथन क्या होगा? गलत होगा। क्यों गलत होगा? ये सागर द्वीप के समीप बंगाल की खाड़ी में जा मिलती है, लेकिन परमद्वीप के निकट नहीं। तो इसलिए ये कथन क्या होगा? गलत होगा। और असत्य कथन हमसे पूछा हुआ है, तो असत्य कथन कौन सा हुआ है? तो तीसरा कथन असत्य है। तो आंसर कौन सा होगा? केवल डी आंसर होगा। इस प्रश्न की व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या है इस प्रश्न की, उत्तराखंड राज्य के उत्तरकाशी जिले में गौमुख के निकट गंगोत्री हिमनद से निकलने वाली गंगा नदी मध्य व लघु हिमालय श्रेणियों को काटकर तंग महाखड्डों से होकर गुजरती है। हरिद्वार के पास पर्वतीय भाग को छोड़कर मैदानी भाग में प्रवेश करती है। तो इसलिए ऊपर वाले दोनों कथन सही होंगे। तीसरा कथन है, गंगा नदी सागर द्वीप के निकट अंततः बंगाल की खाड़ी में जा गिरती है। पीरम द्वीप खंबात की खाड़ी के पास अरब सागर में स्थित है। ये याद रखना, पीरम द्वीप कहाँ स्थित है? खंबात की खाड़ी के पास अरब सागर में स्थित है। कौन सा? पीरम द्वीप। गंगा नदी सागर द्वीप के निकट मिलती है। तो इसलिए तीसरा कथन क्या है? गलत है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। और दोस्तों अगला प्रश्न है, गंगा नदी की सहायक नदियों में से निम्न में से किन नदियों का उद्गम स्थल नेपाल हिमालय में है? तो किन नदियों का उद्गम स्थल नेपाल हिमालय में है? तो पहली नदी है घाघरा। तो घाघरा का नेपाल में हिमालय में स्थित है। अगली नदी है रामगंगा का उद्गम उत्तराखंड से स्थित है। रामगंगा का उत्तराखंड में स्थित है, तो इसलिए ये तो होगा नहीं, उत्तराखंड में है रामगंगा का उद्गम। अगली है गंडक ये भी हिमालय से निकलती है। हिमालय ये भी नेपाल हिमालय से निकलती है। कोसी ये भी नेपाल हिमालय से, और शारदा ये भी नेपाल हिमालय से। तो ये पांचों नदियाँ नेपाल हिमालय से निकलती हैं। तो ऑप्शन कौन सा राइट होगा? ऑप्शन हमारा 1 3 4 5 1 3 4 5 राइट होगा। ऑप्शन देख लेते हैं इसके। कूट कौन सा बताया हमने? 1 3 4 5 1 3 4 5 ये कूट बताया, क्योंकि 2 नंबर वाली नदी रामगंगा उत्तराखंड से निकलती है। दोस्तों इस प्रश्न की व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या में, गंगा की प्रमुख सहायक नदियाँ जो नेपाल हिमालय से निकलती हैं वो कौन सी? घाघरा, गंडक, कोसी, ये नेपाल हिमालय से निकलती हैं। घाघरा नदी तिब्बत के पठार में स्थित मापचा चुंगो हिमनद से निकलकर नेपाल में बहने के बाद भारत में प्रवेश करती है। अगली है गंडक नदी 2 धाराएं काली गंडक और त्रिशूल गंगा
के मिलने से बनती है। यह नेपाल हिमालय में धौलागिरी व माउंट एवरेस्ट के बीच से निकलती है और मध्य नेपाल में अपवाहित करती है। अगली नदी है कोसी, एक पूर्ववर्ती नदी है जिसका स्रोत माउंट एवरेस्ट के उत्तर में है, जहाँ से इसकी मुख्य धारा अरुण निकली है। शारदा नदी या सरयू नदी का उद्गम नेपाल हिमालय में मिलाम हिमनद है, जहाँ इसे गौरी गंगा के नाम से जाना जाता है। तो मिलाम हिमनद सरयू नदी का उद्गम स्थल है और इसे गौरी गंगा के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न ये भी फिर कूट पर आधारित है। प्रश्न क्या है? सोन नदी गंगा की सबसे पश्चिमी और सबसे लंबी सहायक नदी है। सोन नदी गंगा की सबसे पश्चिमी, तो ये पश्चिम में तो है, पश्चिम से मिलती है गंगा में, लेकिन सबसे लंबी सहायक नदी नहीं है। सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? तो वो है यमुना। कौन सी नदी है? यमुना। याद रखना, यमुना नदी सबसे बड़ी सहायक नदी है गंगा की। अगला पॉइंट है महानंदा गंगा की एक महत्वपूर्ण सहायक नदी है जो पश्चिम बंगाल में गंगा के बाएं तट पर मिलने वाली अंतिम सहायक नदी है। तो यह कथन तो बिल्कुल सही होगा, क्योंकि महानंदा नदी गंगा की सबसे अंत में मिलने वाली सहायक नदी है और ये बाएं तट से मिलती है, ये भी याद रखना। तो उपरोक्त में से कौन सा या कौन से कथन सत्य हैं? सत्य कथन पूछा हुआ है तो केवल 2 सत्य है। इस प्रश्न की व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या है यमुना गंगा की सबसे पश्चिमी और सबसे लंबी सहायक नदी है। इसका स्रोत यमुनोत्री हिमनद से है जो हिमालय में बंदरपूछ श्रेणी की पश्चिमी ढाल पर स्थित है। प्रयाग इलाहाबाद में इसका संगम होता है। सोन नदी दक्षिणी तट पर गंगा की एक बड़ी सहायक नदी है जो अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। अगला पॉइंट है इसमें महानंदा गंगा की एक अन्य महत्वपूर्ण सहायक नदी है तो जो दार्जिलिंग पहाड़ियों से निकलती है। यह नदी पश्चिम बंगाल में गंगा के बाएं तट पर मिलने वाली अंतिम सहायक नदी है। ये भी याद रखना, अंतिम सहायक नदी महानंदा नदी है। कौन सी? महानंदा नदी। और ये दार्जिलिंग की पहाड़ियों से निकलती है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? कौन से कथन सत्य हैं? इसमें ये कथन पूछे हुए हैं। कथन है यमुना की अधिकतर सहायक नदियां विंध्याचल और कैमूर पर्वत श्रेणियों से निकलती हैं। तो ये एकदम कथन सही है। क्यों? जैसे यमुना की चंबल, सिंध, बेतवा, कैन। चंबल, सिंध, बेतवा, कैन ये सब कहाँ से निकलती हैं? विंध्याचल और कैमूर पर्वत श्रेणियों से निकलती हैं। तो इसलिए कथन सही होगा। अगली बनास चंबल की एकमात्र मुख्य सहायक नदी है जो विंध्याचल पर्वत श्रेणी से निकलती है। तो बनास नदी विंध्याचल पर्वत श्रेणी से नहीं निकलती। ये कहाँ से निकलती है? ये निकलती है अरावली से। कहाँ से निकलती है? अरावली राजस्थान से निकलती है। अरावली राजस्थान से निकलती है। कौन सी? बनास नदी। अगला है चंबल नदी अपने उत्थान वाली भू आकृति के लिए प्रसिद्ध है। तो ये कथन सही है, क्योंकि आपको पता है चंबल के बीहड़, चंबल में भू आकृति जो उत्खात वाली है प्रसिद्ध है। तो इसलिए 3 कथन सही है, 1 कथन सही है। आंसर कौन सा होगा इसमें? हमारा आंसर इसमें से कौन सा सही हो जाएगा? तो आंसर कौन सा? सी सही होगा। केवल 1 और 3 सही है। इस प्रश्न की व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या में क्या दे रखा है? व्याख्या यमुना की अधिकतर सहायक नदियों का उद्गम विंध्याचल और कैमूर पर्वत श्रेणी से होता है, जैसे चंबल, सिंध, बेतवा, कैन आदि। चंबल नदी मध्य प्रदेश के महू जानापाव पहाड़ी के पास से निकलती है और उत्तरमुखी होकर एक महाखड्डू से बहती हुई राजस्थान में कोटा पहुंचती है, जहां पर इस पर गांधी सागर बांध बनाया गया है। गांधी सागर बांध बनाया गया है। चंबल नदी अपनी उत्खात भूमि वाली भू आकृति के लिए प्रसिद्ध है, जिसे चंबल खड्डू या बीड़ कहा जाता है। बनास, जो कि चंबल की एकमात्र मुख्य सहायक नदी है, अरावली पर्वत श्रेणी से निकलती है। इसलिए कथन क्या है? 2 असत्य है। अगला प्रश्न है इस नदी का उद्गम कैलाश पर्वत श्रेणी
में मानसरोवर झील के निकट चेमायुंगडुंग हिमनद से है। चेमायुंगडुंग हिमनद से है तो किसका है? ब्रह्मपुत्र का है। यहाँ से यह पूर्व दिशा में अनुदैर्ध्य रूप से बहती हुई नामचा बर्मा शिखर के पास पहुंचकर अंग्रेजी के यू आकार अक्षर से जैसा मोड़ बनाकर भारत में प्रवेश करती है। यानी कि ये चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से निकलकर और फिर एकदम भारत में दक्षिण की ओर प्रवेश कर जाती है नामचा बर्मा चोटी से टकराकर। तो ये कौन सी नदी है? आप सभी को पता है, ये तो ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में बात हो रही है। इस प्रश्न की व्याख्या देख लेते हैं। उपयुक्त विवरण ब्रह्मपुत्र नदी के संदर्भ में है। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत की मानसरोवर झील के निकट के पूर्व में स्थित चेमायुंगडुंग हिमनद से निकलती है। यह हिमालय के समानांतर पूर्व की ओर बहती है। मध्य हिमालय में नामचा बर्मा शिखर के निकट अंग्रेजी के यू अक्षर जैसा मोड़ बनाकर भारत के अरुणाचल प्रदेश में गोर्ज के माध्यम से प्रवेश करती है। यहाँ इसे दिहांग के नाम से जाना जाता है। अगला पॉइंट है, ब्रह्मपुत्र नदी बाण मार्ग परिवर्तन एवं तटीय अपर्दन के लिए जानी जाती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि इसकी सहायक नदियाँ बड़ी हैं और इसके जल ग्रहण क्षेत्रों में भारी वर्षा के कारण इनमें अत्यधिक अवसाद बहकर आ जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, प्रायद्वीपीय नदियों की विशेषताओं के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, प्रायद्वीपीय नदियां अपना मार्ग बदलती रहती हैं। प्रायद्वीपीय नदियां अपना मार्ग बदलती रहती हैं, तो यह कथन बिल्कुल गलत होगा। क्यों गलत होगा? प्रायद्वीपीय नदियां अपना मार्ग नहीं बदलती हैं तो हिमालयी नदियां बदलती हैं। याद रखना, हिमालय की नदियां। ये नदियां विसर्पों का निर्माण नहीं करती, तो ये भी कथन बिल्कुल सही है। ये नदियां विसर्प का निर्माण नहीं करती। अगला पॉइंट है, प्रायद्वीपीय नदियां अपने मुहाने पर डेल्टा का निर्माण करती हैं। ये भी कथन सही है। प्रायद्वीपीय नदियां अपने मुहाने पर हल्का फुल्का डेल्टा बनाती हैं, अच्छा खासा सा भी डेल्टा बनाती हैं। अगला पॉइंट है, प्रायद्वीपीय नदियों की अपवाह द्रोणियां आकार में अपेक्षाकृत छोटी हैं। कैसी है? अपेक्षाकृत छोटी है, तो ये भी कथन सही है। क्यों? हिमालय नदियों का अपवाह तंत्र बड़ा है और प्रायद्वीपीय नदियों का अपवाह द्रोणियां छोटी हैं। तो इसमें से कौन कौन से कथन सही हैं? 2, 3, 4 कथन सही है। आंसर कौन सा होगा? आंसर होगा ऑप्शन बी, 2, 3, 4 सत्य है। दोस्तों, ये क्लास हम यहीं तक रखते हैं। हमने इस क्लास में 51 नंबर प्रश्न तक हल कर लिए। कितने प्रश्न कर लिए? 51 नंबर, 51 प्रश्न हल कर लिए। अगली क्लास में हम 52 नंबर क्वेश्चन से, कौन से 52 नंबर यानी कि 52 क्वेश्चन से क्लास को कंटिन्यू करेंगे। इस क्लास को 2-3 पार्ट में हम पूरा कर लेंगे, अपवाह तंत्र को पूरा कर लेंगे, फिर उसके बाद अगला चैप्टर शुरू करेंगे। दोस्तों, इस क्लास को लेने के बाद अगली क्लास को ज़रूर देखना। मैं पिछली क्लास में 21 क्वेश्चन पूरे करा चुका हूँ। तो ये क्लास यहीं तक रखते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।